ठीक है, मैं यकीन किए लेती हूँ। मैंने जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट जलाई। एक सिगरेट मुझे भी दो, वह बोली। मैंने पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। इस शेप में क्या है? सिगरेट सुलगाने के बाद मैंने पूछा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और चंद दूसरे कागजात। सिगरेट फाइल इसमें नहीं है? वह धीरे से हंसी। इस सवाल का जवाब देना बेकार है। क्यों? इसलिए कि यकीन नहीं करोगे। गलत मत समझो नीलम, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कहते हो तो मान लेती हूँ, वह बोली। सीक्रेट फाइल इसमें नहीं है। कैसे मालूम? मुझे कॉम्बिनेशन की जानकारी है। जसदेव की मौत के बाद कई बार इसे खोलकर देख चुकी हूँ। तुमने अचानक और बेवक्त यहाँ आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? मुझे यह शांत जगह बहुत पसंद है। जब भी शहरी शोर और हंगामों से उब महसूस होती है, सीधी यहीं चली आती हूँ। अकेले में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे एकांत पसंद है। तुम यहाँ किस वक्त पहुँची थी? 9:30 बजे, वह बोली। तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही घर से चल पड़ी थी। लेकिन तुम्हारी कार तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। मेरी कार करीमगंज में अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए वहीं वर्कशॉप में छोड़ देनी पड़ी। वर्कशॉप का एक आदमी मुझे कार दोबारा यहाँ छोड़ गया था। वह खड़ी हो गई। बराबर वाले कमरे में एक सोफ़ा है। उस पर सोने में तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा? नहीं। गुड, मैं ऊपर से कंबल और तकिया लाए देती हूँ। वह ऊपर चली गई। मैं फ़ौरन उठकर सेफ के पास पहुँचा। सेफ के ऊपर एक कागज़ पड़ा था जिस पर कई संख्याएं लिखी हुई थी। कॉम्बिनेशन के नंबर थे जिन्हें लंबू खड़ा लिख रहा था और अचानक फायर से आतंकित होकर भागते समय साथ नहीं ले जा पाया था। मैंने कागज़ उठाकर जेब में डाला और वापस कुर्सी पर आ बैठा। नीलम 3 कंबल और एक तकिया ले आई। बगल वाले कमरे में मैंने सोफे पर बिस्तर बनाया और कपड़ों समेत नरम कपड़ों में घुस गया। नीलम कुछ देर खड़ी रही। अजय, वह अजीब से स्वर में बोली। हाँ, सेफ में कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है नीलम। उसने गहरी सांस ली। गुड नाइट अजय, गुड नाइट। वह चली गई। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट सुनाई दी। फिर कॉटेज में निस्तब्धता व्याप्त हुई। मैं करीब पौना घंटे तक शांत पड़ा रहा। जब आश्वस्त हो गया कि नीलम सो गई होगी, मैं उठा, दबे पाँव बगल वाले कमरे में पहुंचा। कॉम्बिनेशन की मदद से सेफ खोलने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। नीलम ने सच बोला था। सेफ में कई तरह के दूसरे कागजात तो थे, लेकिन सीक्रेट फाइल नहीं थी। सेफ बंद करके मैं वापस सेफ सोफे पर आ लेटा। थकान के कारण जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह नीलम दोबारा तैयार किए गए नाश्ते के दौरान मैंने उससे पूछा कि वह वापस विराटनगर कब जाएगी। 2 बजे के करीब वर्कशॉप से मेरी कार यहाँ आएगी, वह बोली। तभी जाऊँगी। आज शाम तक वापस पहुँच जाओगी? हाँ। तुम अभी जाना चाहते हो? हाँ। तुम्हें प्राकृतिक दृश्य अच्छे नहीं लगते? लगते हैं, और इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि अगर इस कॉटेज का मालिक मैं होता तो हमेशा यहीं रहना था। नाश्ते की समाप्ति के बाद मैंने सिगरेट जला ली। पिछली रात सेफ में क्या मिला तुम्हें अजय? उसने कड़वाहट भरे स्वर में पूछा। वही जो तुमने बताया था। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, वह हिकारत भरे स्वर में बोली। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम सेफ ज़रूर खोलोगे, इसलिए बिस्तर पर चुपचाप पड़ी जाग रही थी। मेरी मजबूरी है नीलम, मैं किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम इसलिए जाग रही होगी तो मैंने तुमसे पौना घंटे इंतज़ार नहीं कराना था। उसने क्रोध मिश्रित विवशता पूर्वक मेरी ओर देखा।
तुम भी आम लोगों की तरह घटिया निकलोगे यह मैंने नहीं सोचा था, वह उत्तेजित स्वर में बोली। जानते हो, सब लोग मेरे आज़ाद ख्यालों की वजह से मुझे लापरवाह, गैर जिम्मेदार, खुद पसंद और नाकारा समझते हैं। दूसरों की बात छोड़ो, जसदेव भी मुझे यही सब समझता था, लेकिन तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करोगे। ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। काश तुम मुझ पर यकीन करते होते, मुझे समझते होते। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अजय। नहीं करूँगा, मैं बोला। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी जो धारणा बन चुकी है वह तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि तुम खुद ख़त्म नहीं करना नहीं चाहोगी। तनिक रुककर मैंने पूछा, एक बात पूछूं, बताओगी? क्या? दिनेश आखिरी बार यहाँ कब आया था? मेरे इस सर्वथा असंगत और अप्रत्याशित प्रश्न ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने ऐसा जाहिर किया मानो मेरा ध्यान उसकी ओर न होकर कहीं और था। मैं मुझे ठीक से याद नहीं, वह बोली। यह तो याद होगा कि तुम्हारा पति उस फाइल को इस सेफ में रखता था या नहीं? रखता था। वह अपेक्षाकृत संयत हो चुकी थी। जसदेव सिंह की मौत के वक्त फाइल इसी में थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाहें जमा कर पूछा। उसने सर झुका लिया। पता नहीं, जब उसकी मौत के बाद तुमने सेफ खोली थी तो फाइल उसमें नहीं थी? नहीं, तुम्हारे और जसदेव सिंह के अलावा सेफ का कॉम्बिनेशन किसी और को भी मालूम था? मेरी जानकारी में तो नहीं था। मान लो फाइल इसी सेफ में थी, तो क्या तुम्हारे विचार से दिनेश उसे ले गया हो सकता था? उसने जवाब नहीं दिया, सर झुके खामोश बैठी रही। मैं दावे से कह सकता हूँ फाइल वह ही ले गया, मैं उत्तेजना सी अनुभव करता हुआ बोला। जसदेव सिंह ने जरूर कोई ऐसा प्रबंध कर रखा था कि उसकी अचानक मौत हो जाने की सूरत में फाइल दिनेश को मिल सके। वह अभी भी खामोश बैठी थी। एकाएक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। मैं खड़ा हो गया। अगर मैं कॉटेज में फाइल ढूंढनी चाहूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज़ है? नहीं। फिर पूरे 1 घंटे तक मैं कॉटेज की बारीकी से तलाशी लेता रहा, लेकिन फाइल या दिनेश का कोई सुराग मुझे नहीं मिल सका। ठीक 11:30 बजे मैंने गुमसुम बैठी नीलम से विदा ली और अपनी कार में सवार होकर करीमगंज की ओर रवाना हो गया। पहाड़ी सड़क के ढलानों के नीचे आता हुआ मैं दिनेश के बारे में सोच रहा था। मुझे लगभग यकीन हो चला था कि 2 अगस्त को विशालगढ़ से वह मोती झील आया था और बहुत मुमकिन था कि फाइल उसके हाथ लग गई थी। लेकिन अगस्त का महीना बरसात का होता है। उस दौरान विशालगढ़ से करीमगंज पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। करीमगंज से मोती झील के लिए भी मुश्किल से ही सही लेकिन सवारी मिल सकती थी, मगर मोती झील से करीमगंज वापस आने के लिए सवारी मिल पाना सरासर नामुमकिन था। उस मौसम में इस समस्या का एक ही हल था कि सवारी अपनी हो। दिनेश क्योंकि हवाई जहाज़ से विशालगढ़ गया था और पुलिस की जांच के मुताबिक विशालगढ़ में न तो वह किसी होटल में ठहरा था और न ही किसी रेंटल एजेंसी से उसने कोई वाहन किराए पर लिया था। करीमगंज से जिस टैक्सी में वह मोती झील आया होगा, जाहिर है उसने सावधानीवश फ़ौरन चलता कर दिया होगा, क्योंकि दिनेश का इरादा चोरी करने का था। सहसा मेरे दिमाग में विद्युत गति से एक विचार कौंधा। मोती झील से 7 मील पैदल चलकर बनसुरा आसानी से पहुंचा जा सकता था, क्योंकि रास्ता ढलवा था। फिर बनसुरा से ट्रेन द्वारा कहीं भी पहुंचने की सुविधा थी।
मैंने बनसूरा आकर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करने का निश्चय किया। थोड़ी ही दूर आगे वो मोड़ था जहाँ से बनसूरा के लिए सड़क मुड़ती थी। मैंने उधर ही कार मोड़ दी। 10 मिनट बाद मैं बनसूरा जा पहुँचा। रेलवे स्टेशन छोटा ही था। बुकिंग ऑफिस में खुश मिजाज सा नजर आने वाला एक अधेड़ आदमी रेलवे का नेवी ब्लू गर्म सूट पहने बैठी बीड़ी फूंक रहा था। बुकिंग विंडो से 8-10 गज दूर बैठे दो कुली खैनी फाँक रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भी मामूली चहल पहल ही थी। ट्रेन आने में शायद देर थी। मैं सीधा बुकिंग विंडो पर पहुंचा। अधेड़ बुकिंग क्लर्क ने बीड़ी का जोरदार कस लेकर ढेर सारा धुआं उगलते हुए मेरा जायजा लिया। वह मेरे लिबास और व्यक्तित्व से प्रभावित सा हुआ। कहाँ जाओगे? उसने पूछा। कहीं नहीं। इस नाम का तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। बरखुरदार। जानता हूँ। तो फिर यहाँ और क्या जानने आए हो? जानना तो बहुत कुछ है चचा, मैं बेतकल्लुफ़ी से बोला, बशर्ते कि जानकारी देने वाला सही आदमी मिल जाए। तुम बिल्कुल सही आदमी के सामने खड़े हो भतीजे। बोलो क्या जानना चाहते हो? मुझे सारे हिंदुस्तान का रेलवे टाइम टेबल जवानी याद है। अच्छा। मैंने प्रशंसा पूर्वक उसकी तरफ देखा। तब तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। क्यों ना हो भतीजे, शुद्ध देसी घी खाता हूँ और सरसों के शुद्ध तेल की मालिश करता हूँ। वह मुस्कुरा। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी